गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंस सप्लाई और पढ़ना था हमने और डिमांड। ठीक है, कौन कौन फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं हमारी सप्लाई पे और हमारी डिमांड पे। ठीक है, वो हमने डिस्कस करना था। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमें मनी की क्या क्या वैल्यू है, उस पर क्या इंटरेस्ट लगते हैं, कौन से इंटरेस्ट लगते हैं, हम सब डिस्कस करेंगे हम। उसके क्या क्या फार्मूलाज होते हैं, कुछ फार्मूलाज आएंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट फार्मूलाज है कुछ। ठीक है, उसकी जो एग्जाम्पल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम जितना हो पाएगा वो करेंगे हम कवर। तो मैंने आपको ये बता ही दिया था कि अपनी डिमांड और सप्लाई का हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो उसके ऊपर आज क्या फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे। तो इसमें सबसे पहले शेप ऑफ द सप्लाई कर्व इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट हमारा कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स, मतलब कि जो भी हमने सामान खरीदना है। ठीक है, सप्लाई का मतलब क्या है कि हमने कोई भी चीज अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं हमें, जैसे हमारी कोई भी शॉप है, जैसे मेरे पास शॉप है, कोई शूज की शॉप है मेरे पास, तो मैंने वो उस पर शूज अपना क्या सेल करने हैं, सप्लाई करने हैं आगे। मेरा बड़ा शोरूम है। ठीक है, तो मैंने आगे क्या, आगे छोटे छोटे जो दुकानें हैं उनको मैंने शोरूम को अपने स्मॉल जो शॉप्स हैं उनको सप्लाई करने हैं अपने शूज। तो उसके लिए मुझे कौन कौन से जो की फैक्टर्स है जो हमें देखने पड़ेंगे, जिससे हमारी घाटा हमें भी ना हो और घाटा उसको भी ना हो, जो दोनों के मेंटेन रहे। तो क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले होती है कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स। जो भी हम सामान, अब हमें भी पीछे से आएगा थोक का माल। ठीक है ना, जो उसकी कॉस्ट है वो उसको देखते हुए हमें उसकी जो कॉस्ट है सप्लाई करनी है उसके देखते हुए हमने बढ़ाकर या घटाकर या ज्यादा करके वो हमने देनी होती है, बेचनी होती है। ठीक है, ताकि वो जो कस्टमर मेरे पास आए वो भी घाटे में ना जाए, उसको भी थोड़ा प्रॉफिट हो और कल को वो भी थोड़ा प्रॉफिट में बेच सके आगे। ठीक है, तो मार्जिन रख के वो आगे हमें बेचना पड़ता है। तो सेकंड आती है टेक्नोलॉजी। वो कौन सी टेक्नोलॉजी का है, जो भी हम सामान ले रहे हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हमारा क्या है, सामान जो अच्छा बिकेगा। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी का नहीं है या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी का है, तो वो सामान हमारा कम बिकेगा। तो वो ये भी हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड, वेदर। वेदर मीन्स मौसम। वहां का मौसम कैसा है, मौसम मौसम के मुताबिक अब देखो, हर एक हर एक कंट्री, हर एक स्टेट का अपना अपना वेदर है। अब पंजाब में अभी क्या है, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है। ठीक है, बट यूपी में बाहर में जाओगे उधर आप उतनी गर्मी, उधर गर्मी है अभी भी। ठीक है, और अब अगर इधर आओगे हिमाचल एरिया में जाओगे उधर ज्यादा ठंड है। ठीक है, हमारे इधर क्या अभी ना ही ठंड है ना ही गर्मी है। तो ये भी क्या है, हमारे वेदर के फोरकास्ट के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है। तो हम अगर कपड़े कैसे लेने हैं, मतलब कि शूज लेने हैं मैंने, तो मुझे वो अगर सर्दी में लेने हैं तो सर्दी के शूज होंगे, वो उसकी क्वांटिटी उसके भी हमें देखना पड़ेगा, उसके रिलेटेड हमें क्या है वो रेट लगा के उस पर वो भी चीज़ें हमें खरीदनी पड़ेगी। अब देखो, एक शॉपकीपर है या फिर एक बिजनेस वाला बंदा है, उसको सभी को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब एक शहर में एक ही तरह के बंदे रहते नहीं है। हर एक अलग अलग स्टेट्स है वो बंदे रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने आगे सप्लाई भी अलग अलग स्टेट्स में करनी है। जैसे कि अब कोई शूज बन के आ रहे हैं हमारे नाइके के। ठीक है, तो वो एक ऐसे वो अब हमारे पंजाब में भी आएंगे, हरियाणा में भी जाएंगे, आगे हिमाचल में भी जाएंगे, वो आगे सभी जगह जाएंगे। तो उनको कैसी कैसी क्वांटिटी का, कैसी कैसी उनकी डिमांड है। ठीक है, मौसम के मुताबिक वो भी उनको देखना पड़ता है। हर एक चीज हर एक तरह के उनको शूज प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके रिलेटेड अगर कोई गुड्स है उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लग रहे हैं, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सब क्या है, हमारे क्या है फैक्टर्स है, इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई में। जब सप्लाई हमें कोई चीज करनी है, ऐसे नहीं कि उठा के सप्लाई कर दो, नहीं, वो हमें उसका सारा कुछ देखना पड़ता है, ध्यान में रखते हुए कि कितना किसका किसका फायदा कितना हो रहा है। ठीक है, कितना हमें कॉस्ट लग रही है, कितनी उसकी टेक्नोलॉजी है या वो अच्छी एडवांस है। देखो, अब जो एडवांस मार्केट में होती है चीज, वो ज़्यादा लोग ज़्यादा खरीदते हैं। ये एडवांस है जी, मैं ये लेता हूँ, क्योंकि आजकल जो अब जो जो नए डिज़ाइन आ रहे हैं, नए नए शूज़ आ रहे हैं। मानो मैं एग्जांपल आपको शूज़ की ले रहा हूँ अभी। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, नए नए तरह के टेक्नोलॉजी के शूज़ आ रहे हैं अब। ठीक है, मार्केट में नए डिज़ाइनिंग के। तो वो भी किसी ने दिमाग लगाया होगा उसका डिजाइन चेंज करने में, टेक्नोलॉजी उसकी होगी।
ठीक है, तो वो बिक रहे हैं। तो अब लोग क्या है, यंग बॉयज गर्ल्स क्या है, वो अट्रैक्टिव होते हैं उसको देख के, तो वो कहते हैं हमने वही सामान खरीदना है। ठीक है, तो हम अगर हम शॉप पे खरीदने जाएं वो सामान, शूज वाले के पास जाएं, वो उसको कहेंगे हमें ये सामान चाहिए, उसके पास सामान ये नहीं होगा, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैंने वो बंदा आया था कस्टमर था वो ऐसे चला गया, उसको ये सामान हमने बेचना था और ले जाता और हमारी अच्छी वो हो जाती। ठीक है, वो अपनी डिमांड नहीं आगे से हम यही डिमांड का सामान मंगाया करेंगे। ठीक है, तो वो आगे ध्यान में रखता है। तो एक बार उसमें घाटा हो गया ना, तो ऐसे क्या है कि हमें एक बार हर एक दुकान पे अगर कोई भी हमने अगर बिजनेस चलाना है, कुछ भी करना हमने, तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स को देखते हुए हमें उसकी देखनी है, हमें डिमांड है एक चीज की। ठीक है, आजकल ज्यादा है, पुराना स्टाइल भी रखो बट नया स्टाइल भी रखो, जो नया डिजाइनिंग है उसको भी करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, कहता है अगर हमारी कॉस्ट इनपुट की इंक्रीज होती है, देन नेचुरली द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल गो अप। जो हमारी, हमें देखो अगर हमारी कॉस्ट हमें महंगा पड़ रहा है, जो हम सामान पीछे से ले रहे हैं, थोक में ले रहे हैं, वो हमें महंगा पड़ रहा है, ऑब्वियसली हम भी आगे उसको महंगा करके बेचेंगे। ठीक है, अगर हम महंगा करके शॉप को बेचेंगे, शॉप वाले को बेचेंगे, अपने नीचे वाले को। ठीक है, और वो भी क्या है, आगे महंगा करके बेचेगा। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल दी थी आपको, रेलवे स्टेशन पे जो चिप्स वगैरह मिलते हैं, ले वगैरह मिलते हैं, वो हमारे लिए 5 रुपए या महंगे होते हैं, 5-10 रुपए महंगे होते हैं वहाँ पे। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने जो होलसेल से दिया है सामान, उनको पहले ही वो 20 रुपए का पड़ा। ठीक है, वहां से वो, वहां पे उन्होंने क्या करना है, या 20 रुपए का पड़ा, या लगा लो 18-19 रुपए का पड़ा, अगर थोक मिल लिया उसने। ठीक है, ज्यादा मार्जिन नहीं होता उसमें, और उतने का पड़ा। अब वो क्या है, स्टेशन पे उसकी दुकान है, तो उसने क्या, स्टेशन वालों को, प्लेटफॉर्म वालों को भी देना है, किराया टैक्स देना उसको। ठीक है, और अपना वैसे भी टैक्स लग के आएंगे उसके, जो भी आएगा प्रोडक्ट आएगा कहीं से भी आएगा। ठीक है, तो वो भी क्या टैक्स लग के आएगा, तो मतलब कि वो बेचारे को वही 3-4 रुपए का महंगा लगा दिया, तो 2 रुपए आप उसने खुद कमा लिए, तो 5 रुपए महंगा कर दिया जी उसने। ठीक है, ऐसे अगर ज्यादा कमांड है तो 5 रुपए और महंगा कर देगा, 10 रुपए कर देगा, 30 रुपए कर देगा पैकेट। तो वो भी लोग खाते हैं, खा के खरीद के, क्योंकि उनको मिलता नहीं कुछ और वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी को हमारी एक एक लेवल पे एक बरकरार रखने के लिए काम आती है। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स होते हैं सप्लाई के। उसके बाद नेक्स्ट है, एट द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट द प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट विल बी लेस। अब देखो, अगर हमें पहले ही अगर सस्ता मिला तो हम क्या उसका मार्जिन क्या है, लेस रखते हैं। सॉरी, अगर महंगा मिला, उल्टा बोल दिया मैंने, अगर मैंने महंगा मिला मुझे प्रोडक्ट पीछे से, तो मैं क्या उसको महंगा करके बेचूंगा, बट मैं मार्जिन कम रखूंगा, क्योंकि मैं भी खुद घाटे में नहीं जाना। कल को जो मेरे शॉपकीपर आए मेरे से लेने के लिए सामान, जो मेरे कस्टमर वो आए, वो भी क्या है, ऐसा समझे कि यार बड़ा महंगा लगा रहा है यार, कि होलसेलर से पूछ लेते हैं, ये तो बड़ा महंगा लगा रहा है। ठीक है, तो वो उसको भी क्या है, अच्छा लगेगा, तो वो ले जाएगा, तो उसको भी क्या है, 2-3 रुपए का मार्जिन तू कमाएगा, और 2-3 रुपए मार्जिन वो भी आगे कमा लेगा। ठीक है, तो जो भी कहता है हमने आगे सामान बेचना है, उसमें हमें 2 या 3 मार्जिन का रख के ही चलना चाहिए, लेस करके चलना चाहिए। द प्रोड्यूसर्स विल देन रिड्यूस द प्रोडक्शन क्वांटिटी which in turn will affect the supply of the product। अब ये तो एक लाइन हो गई। ठीक है, दूसरी लाइन क्या होता है, दूसरा केस क्या होता है कि जो कंपनी है वो तो बेच रही है प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट बना रही है, वो नाइकी के शूज है, अब है तो ब्रांड कंपनी है, वो अच्छी बना के दे रही है। अब क्या उसकी कुछ प्रोडक्ट्स का वो क्या करते हैं, उसकी जो अपनी वो क्वांटिटी होती है उसको थोड़ा लो कर देते हैं, वो क्वालिटी उसकी क्वालिटी को लो कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसका सामान तो बिक सके, वो नाइकी के शूज है, नाइकी के शूज है, बट वो उनकी कोई गारंटी देते हैं, वो इतने साल की गारंटी है जी, उसके बाद उनको पता हो कि उसके बाद अगर टूट गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तो उसके बाद अगर खराब हो जाता है तो उनकी जिम्मेवारी नहीं होती। तो इसलिए तो मैं कहना ये है कि वो क्या क्वालिटी थोड़े कम कर देते हैं, ताकि वो बेच भी जाए, उनको मार्जिन मिल जाए, और उनको क्या है थोड़ा सस्ता ही पड़ जाए, और वो थोड़ा प्रॉफिट कमा सकें, और उनको आगे क्या उनको दिक्कत ना आए कोई, और आगे उनको सामान भी मिल जाए। तो ये सब चीजें होती हैं इसमें देखने वाली, कि हमें उसकी क्वालिटी कौन सी रखनी है, क्वालिटी इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, सब कुछ। अब जो हमारे बाजार में सामान बिक रहा है, ठीक है, जरूरी थोड़ा ना कि उसकी सभी की क्वालिटी अच्छी है, चाहे कोई भी चीज है उसकी जरूरी थोड़ा ना कि क्वालिटी अच्छी ही होगी, नहीं, उसकी जरूरी नहीं है। कुछ चीजों की क्वांटिटी कम भी हो, वो भी होगी, डिक्रीज भी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है कि हमें हर एक क्वांटिटी उसको देख के ही चलना पड़ता है, चलना चाहिए। ठीक है, पूरा कुछ देख के ही चलना पड़ता है, कि बंदे ने मार्जिन ही कमाना है और अपना प्रॉफिट भी करना है, घाटे में नहीं जाना, सब कुछ देख के उसको चलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो लिखो ना, तो क्या लिखा है?
has a direct bearing on the supply of products. For example, demand for woolen products will increase during winter. देखो जो हमारी डिमांड है वूलन प्रोडक्ट्स की वो हमारी विंटर के सीजन में बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन क्या सबसे छोटा सीजन होता है, ठीक है, इसमें बट हमारी क्या होती है वूलन चीजें ज्यादा पहनते हैं हम लोग, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बिकती है, तो उसमें क्या क्या हम उसमें मार्जिन भी दे सकते हैं। अब वूलन भी हमारी कई तरह की आती है, वूलन में हम थोड़ी घट वो उसकी थोड़ी हम ऐसी वूलन यूज कर लें जो हमारी थोड़ी सी वो हो, मतलब कि क्वालिटी वाली ना हो, ठीक है, तो वूलन का स्वेटर वो बंदा ले रहा है, ठीक है, तो वो उसको यूज करके वो आगे आगे वो बेचे, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी उसकी कम कर दी, उसकी क्वालिटी उतनी रही, क्वालिटी उसकी उतनी रही, तो उसको पैसे भी उसके उतने रहे, मार्जिन उसने उतना ही रखा, ठीक है, मार्जिन बल्कि उसने थोड़ा ज़्यादा कमा लिया उसमें। तो ये भी सब चीज़ें क्या है हमें ध्यान में रख के वेदर के मुताबिक सीजन के मुताबिक ही यूज होती हैं, ठीक है। दिस मीन्स द प्राइस ऑफ वूलन गुड्स विल बी इंक्रीज इन विंटर, सो नेचुरली मैन्युफैक्चरर्स विल सप्लाई मोर वॉल्यूम ऑफ वूलन गुड्स ड्यूरिंग विंटर, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वूलन जो गुड्स हैं वो बेचते हैं, ठीक है, और जो उसका प्राइस है वो भी क्या हमारा इंक्रीज होता है विंटर में, ठीक है। अगेन टेक द केस ऑफ टेलीविजन सेट्स, ऐसे एक उन्होंने एक एग्जांपल ली टेलीविजन सेट की, इफ द प्राइस ऑफ टीवी सेट्स इज लोअर्ड सिग्निफिकेंटली, कहता कि टीवी सेट लिया उसका जो अपना टीवी सेट का जो प्राइस है बड़ा लो है, दैट इज डिमांड वुड नेचुरली गो अप, जो उसकी जो डिमांड है वो नेचुरली क्या होगी गो अप होगी, क्योंकि यार देखो कोई चीज का सस्ती मिल रही है तो बंदा उसको ज्यादा खरीदेगा ना, वैसे ही देखेगा वो उसकी क्वालिटी कैसी है, कई लोग देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कैसा है, चला के देखते हैं ये है वो है, ठीक है, वो बताओ बट उसको आगे वो यूज नहीं कर सकते। आदित्य शर्मा, हु आर यू, प्लीज म्यूट योर माइक। आदित्य शर्मा, आदित्य शर्मा कौन है ये, इसको क्या माइक म्यूट करो अपना। वही वाला तो बोला हूँ। तो उसके बाद क्या है कि टीवी सेट की बात लेते हैं, तो उसके बाद कि वो सस्ते में बिक रहा है, ठीक है, तो मतलब कि उसकी डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा होगी, अब जो चीज हमें सस्ते में मिलती है वो हमें ज्यादा ही बिकेगी वो, ठीक है ना। अब क्योंकि इतनी करप्शन है, इतनी वो है, अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पे, तो महंगाई पहले इतनी है, तो बंदा जो सस्ती वाली चीज है वो ज्यादा पहले खरीदता है, वो क्वालिटी देखता है उस चीज की, ठीक है, वो वैसे नहीं देखता कि कितनी देर चलेगी, नहीं, बस देखता है कि यार जो चीज है ले लो यार, बस कोई बात नहीं, पैसे कम है इसका ले लो, कोई बात नहीं, साल 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 चल जाएगी तो कोई बात नहीं, हम साल बाद दूसरी खरीद लेंगे, ठीक है। बट मूर्ख ये नहीं सोचता कि अगर साल ही चल जाएगी, साल बाद तेरा फिर दोबारा से फिर तू खरीदेगा तो पैसे फिर लगाएगा, अगर पहली अच्छी चीज खरीद ले तो तुम्हारी वो 3-4 साल वो अच्छे से आराम से निकाल देगी वो, ठीक है। तो ये चीजें सब क्या देखनी पड़ती हैं हमें। तो एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स लाइक वीसीडीज वुड आल्सो गो अप, जैसे वीसीडी हो गया हमारा, ठीक है, विजुअल कंपैक्ट डिवाइस मींस हमारा वीडियो को कंपैक्ट डिवाइस कह सकते हैं उसको, वीसीडी होते हैं हमारे, वो वाली सीडीज होती हैं जो उसके प्राइस भी क्या होते हैं हमेशा, क्यों, क्योंकि इसका कोई नहीं होता है कि ये क्वालिटी कैसी है इसकी, ना ही इसकी क्वालिटी देखी जाती है, ये तो चलनी तो है ही, सीरीज एक बार बंदा यूज करनी है उसके बाद पड़ी रहती है वो ऐसे ही, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे इस पे डिपेंड करते हैं, हमारे इस पे हमारे मार्जिन कितना और इसके अपने सीजन किसका है, वेदर कैसा है, और ऐसी ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं चीजें, ठीक है। आगे आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, तो ये आगे आएंगे कंपाउंड, अमाउंट से आपने जो पढ़े होंगे पहले भी, उसके फॉर्मूलाज वगैरह है, ठीक है। कंपाउंड अमाउंट क्या होता है, पहले आता है टाइम अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, इफ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट सम ऑफ ₹100, कहता है एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए पैसे कितने, 100 रुपए, ठीक है, अब फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 years विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 50% कंपाउंडेड एनुअली, कहता है उसने उसको 5 साल के लिए उसने उसकी एफडी करवा दी, ठीक है, उसका इंटरेस्ट कितना लग रहा है उस पर 15% पे, ठीक है। द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ एवरी ईयर विल बी शोन टेबल, कहता है हर साल बाद जब उसका इंटरेस्ट लगता रहा, एक साल में उसको 15 में इंटरेस्ट लग रहा है, 2 साल में उसको 17-25 हो गया, 3 साल में उसको 19-84 कर दिया, उसके 22 इतने कर दिया, तो उसके लास्ट में वही पैसे कितने बन गए हमारे, ₹201, 201
14, ये पूरे 5 साल को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो वहां से सारे प्लस करने के बाद हमारे कितने बने, वो आ जाएगा हमारा कंपाउंड अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी रखते हैं इसको। कितनी हमारी अमाउंट डिपॉजिट कितनी कराई थी, 100 रुपये लेकर आई थी, तो फिर कितने उसके परसेंट हमारा ब्याज लगता रहा। ठीक है, सभी को प्लस करते रहेंगे, 5 साल में 5 में कितना ब्याज लगा और कितने पैसे हो गए 200 के ऊपर, तो वो हमारी होती है FD, वो कराते हैं फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये नीचे दे रखा है। तो फ्यूचर वर्थ इन द थर्ड कॉलम इज FE इक्वल टू P डैश 1 प्लस आई पावर एन। पी क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट इन टाइम, कितना उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया था, कितना 100 रुपए। ठीक है, और फ्यूचर की अमाउंट कितनी है उसकी, एफ, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो फ्यूचर की अमाउंट कितनी है वो हमने फाइंड करनी है, एफ हमें दे रखा है। ठीक है, तो दे ही रखा, वो हम कैलकुलेट करेंगे एफ इक्वल टू, ठीक है, पी हमें पता है। ठीक है, हमने कितने इन्वेस्ट किए, 100 रुपये इन्वेस्ट किया था अभी। ठीक है ना, तो उसके बाद आगे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस आई की पावर एन। ठीक है, मतलब हमारा जो उसकी पावर है वो कितनी आई में 15, आई कितना हमारा इंटरेस्ट रेट कंपाउंड एनुअली, कितना उसका इंटरेस्ट रेट लग रहा है एनुअली। ठीक है, वो कितना लग रहा है, जैसे 15 पे लग रहा है 1 साल का, एनुअली 1 साल का 15 पे लग रहा है, तो लेंगे हम 15 यहाँ पे। ठीक है, और पी की तरफ हमारा 100। ठीक है, पी क्या था हमारा 100, क्योंकि कितना हम इन्वेस्ट कर रहे थे। और एन क्या हमारा पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितने टाइम के लिए वो डिपॉजिट किया उसने, 5 साल के लिए किया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड 5। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या है, ये निकल आएगा एफ, हमारा टोटल डिपॉजिट, टोटल ये डिपॉजिट आ जाएगा फ्यूचर वर्थ के लिए, कितना फ्यूचर वर्थ भी उसने सोच के पैसे जमा करवाए, उसको पूरा हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके फिर मेरे के छोटा सा वो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, कहता है कि एक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द 5 ईयर, वो कह रहा है कि माइनॉरिटी वैल्यू है हमारी एंड ऑफ द 5 ईयर कितनी है, वो 5th ईयर कितनी है, ₹200.40। ठीक है, अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, 5th ईयर में हमारी कितनी है 201.40, मतलब कि ये हमारी एफ दे रखा है हमें, ये हमें क्या है एफ दे रखा है, कितना 201.14, 201.14। ये मैं आपको बच्चे इसलिए करा रहा हूँ, आपका न्यूमेरिकल आने हैं पेपर में। ठीक है, इसके ऊपर उसके बाद दिस मीन्स डेट द अमाउंट रुपीज कितनी है, 2000.114 है उसकी अमाउंट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। ठीक है, इज इक्वल टू ₹100। पहले कितनी जमा कराई थी उसने, 100। ठीक है, उसकी बाद में कितनी होगी, 201.14। तो डायग्रामेटिकली शो ए फिगर द इन्फ्लेशन यूजिंग दैट द इन्फ्लेशन इन एट 0%। ठीक है, इन्फ्लेशन एट 0% पे उसने कराया, तो उसकी अब देखो एक आई कितना उसका 15%। ठीक है, आई कैसे निकालेंगे, 15% निकालेंगे अपना 100 उसका 100 रुपये थी हमारे टोटल। ठीक है, तो हम क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम। अब देखो इन्होंने ग्राफिकल भी समझाया हुआ है, टेबल के थ्रू भी समझाया हुआ है, टेबल दे रखा आगे। तो ये है एंड ऑफ ईयर 10वें साल में उससे 24 पॉइंट इतना लगा, तो कितनी 100 रुपये थी। ठीक है, 100 रुपये थी, तो 100 सभी को प्लस कर देंगे, तो वहां से हमारा क्या ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब देखो जो हमारा पी निकाला हमने, पी निकाला है, तो पी अब क्या करेंगे, एफ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारा एफ फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू पी, पी आई प्लस 1 प्लस आई, 1 प्लस आई की पावर एन, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, हमें पी नहीं पता। ठीक है, हमें पी नहीं पता कि उसकी फर्स्ट साल में उसने 0 बता रहा है, वो हमें पता नहीं है कितने का कराया उसने, फर्स्ट उसने कितनी इन्वेस्ट की है। ठीक है, अब वो बता रहा है कि 201 हमारे टोटल हुए थे लास्ट में। ठीक है, तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, पी इक्वल टू एफ खुद चल जाएगा, एफ अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे पी की वैल्यू निकालेंगे, इतनी है। ठीक है, तो
आगे इन्होंने सॉल्व भी किया होगा शायद, देखते हैं आगे इनका सॉल्व किया होगा, इन्होंने किया नहीं है। पर आपको बस पता होना चाहिए कि अगर हमने एफ का मार्जिन हमने निकालना है तो इतना है, अगर हमने टोटल वैल्यू निकाली है 5 साल के बाद कितनी वैल्यू है, तो हमने कौन सा लगाना है, एफ वाला। अगर हमने एक साल में पहले उसने कितने वेस्ट किए तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। ये दो फॉर्मूलाज है जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो इन दो अलग अलग केस में इन्होंने समझाया है, एक ये वाला फॉर्मूला, एक जो मैंने डिस्कस किया आपसे। ये दो फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल हम करेंगे कि जो प्रॉब्लम सब करेंगे उसमें सारा कुछ आएगा ये, ठीक है। आगे प्रॉब्लम्स है इसकी जो हम डिस्कस करेंगे, ये वाली मैं इसमें दिखाता हूँ। आगे प्रॉब्लम एग्जांपल है इसकी, ये इसमें सारा यही कुछ है, कौन सा फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ आ गए हम, यहाँ पे आगे आ रहा है कि ऐड इंटरेस्ट फॉर्मूलाज। इससे पहले कि हम डिस्कस करते हैं, एट पर्सन हैज रिसीव्ड अ प्राइज फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी ड्यूरिंग द रिसेंट फेस्टिवल प्रोटेस्ट। इस एक फेस्टिवल प्रोटेस्ट में एक पर्सन ने क्या किया, फाइनेंस कंपनी से पैसे लिए, प्राइज से उसने प्राइज लिया, ठीक है। बट द प्राइज विल बी गिवन इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू मोड्स। उसके दो मोड्स में प्राइज दिया गया। फर्स्ट स्पॉट पेमेंट, उसको स्पॉट उसी टाइम कितनी पेमेंट कर दी उन्होंने, 24.72 पे, ठीक है। और जो ₹100 है उसने क्या किया, आफ्टर 10 ईयर्स उसको किए दिए उसको, ठीक है। तो 24.75 उसको दे दिए पहले, अब 100 रुपए उसको दिए आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल उसको 100 रुपए दे रहे हैं, तो उसपे एक साल में ब्याज कितना लग रहा है, 15% लग रहा है, ठीक है। एक साल में 15% ब्याज लग रहा है, तो 10 साल बाद उसको कितने पैसे हो जाएंगे 100 रुपए के, वो हमें पता होना चाहिए, वो निकालना है, ठीक है। वो निकालने के लिए आ जाता है, उसको कहते हैं हम कॉमन इंटरेस्ट, जो हम निकालते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने ऊपर भी आपसे डिस्कस किया कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कहते हैं। थर्ड आता है हमारा ऑन द अदर हैंड, लेट अस अज्यूम दैट द प्राइस विनर हैज इज ऑन बिजनेस वायर द वी कैन वी गेट अ यील्ड ऑफ 25% इंटरेस्ट रेट। कहता है एक उसने प्राइस लिया 24% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, मोर देन 50% कंपाउंड एनुअली, एनुअली कितना उसका आ रहा है 15%। It is better for him to receive the prize money for rupees 24.72 at present, ठीक है। उसकी प्रेजेंट कितनी थी 24.75 उसको उस टाइम दे दिए गए थे, ठीक है। इफ दिस ऑप्शन इज फॉलोड द इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज 24.72 एट द एंड ऑफ द 10th ईयर इज कितनी होगी उसकी 212.45। कहते हैं 24 रुपए से जमा करवाए थे, 10 साल बाद उसको 15% ब्याज लगता रहा, कभी उसकी ज्यादा होता रहा 15%, कुछ कोई 15% लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, इतना इतना ब्याज लगता रहा उसका हर एक साल। तो उसकी कितनी अमाउंट होगी 212.45। तो ये एग्जांपल बताया गया है, दिस एग्जांपल क्लियरली डेमोंस्ट्रेट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन्होंने सारे एग्जांपल देके समझाया है कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्या, टाइम के साथ में मनी की क्या वैल्यू है, ठीक है, वो बताया गया है अलग अलग सभी एग्जांपल्स में, सभी इस फॉर्मूलाज में, कि अगर हम मनी को उसकी वैल्यू नहीं समझते तो हम क्या जीरो है, हमें अपनी मनी की वैल्यू समझनी चाहिए। अगर मैंने अभी बैंक में, ठीक है, अगर मैंने अभी बैंक में 10 रुपए जमा करवाए हैं, मानो 10 रुपए जमा करवाए हैं, 10 रुपए या 100 रुपए जमा करवाया, ठीक है। उसके 10 साल बाद आप कुछ भी जमा नहीं करा रहे हो, उसमें से कम ना निकाल रहे हो, 10% उसमें ब्याज लगता है हर साल कुछ ना कुछ ब्याज लग रहा है उसमें, ठीक है, मतलब इसमें इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपने 10 साल बाद उसको देखा तो वो क्या हुआ आपका, जो आपका पैसे आएंगे पहले जितनी भी आया 200 पे कुछ आए, वो आपके जो आए हैं वो आपके इंटरेस्ट लग के आए, वो आपको वो भी पैसे आपके ही हैं, ठीक है। वो आपके जो आए पैसे वो इंटरेस्ट लग के आए हैं, तो वो आपके पैसे इतने बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एफडी करवाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, उसमें सेम ऐसे होता है। हमने जैसे कि 1 लाख की एफडी करवा दी, ठीक है, हमने अगर 5 या 10 साल बाद देखना है तो वो 1 लाख हमारा 4-5 लाख के करीब हुआ होगा, तो इंटरेस्ट लग लग के वो हमारी इतने ही हो जाती है। 10 जितने पैसे ज्यादा होंगे उतनी हमारा इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा और उतनी हमारे क्या है मनी उसकी ज्यादा आएगी, वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे किसके है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या जो मैंने अभी बताया आपको। इसके दो फॉर्मूलाज हैं, दो फॉर्मूले ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट फॉर्मूलाज, ये हम कल करेंगे डिस्कस, ठीक है, टॉपिक में लेक्चर, कल लेक्चर में
ठीक है। ट्रस्ट फॉर्मूलाज कौन से हैं? अब सर आपका मैथमेटिकल पार्ट भी आएगा, थोड़ा थ्योरेटिकल भी आएगा, ठीक है। इसमें हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। कौन कौन से इंटरेस्ट लगते हैं, हमारे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज आएंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है, कल से, ठीक है। और प्लीज क्लासेस लगाया करो डेली साथ के साथ, बहुत कम बच्चे आते हैं क्लास लगाने के लिए, इससे मेरा फायदा नहीं है, आप लोगों का नुकसान हो रहा है, मेरा कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपका सिलेबस में ऐसे करता रहो, बच्चा 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं। चलो यही लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट करेंगे कल कंटिन्यू।